हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, हमने ट्रिविया टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और हमारी क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, तापीय व्युत्क्रमण या तापीय विलोमता या थर्मल इन्वर्जन। इससे संबंधित आज हमारी क्वेश्चन सीरीज है। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बेच स्टार्ट है। एनटीए नेट जेआरएफ ज्योग्राफी की क्लासेज यहाँ पर आपको अवेलेबल है। इस कोर्सेज में दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में इसमें पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है दोस्तों। और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की मात्र फीस है दोस्तों 4500 रुपए। इसी के साथ दोस्तों, विद्या स्थली बैच आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या फिर स्कूल व्याख्याता के लिए, इसमें भी आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स दोस्तों आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है दोस्तों। और इसी कोर्स में आपको साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4000 रुपए। इसी में दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर आचार्य बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर के लिए, जो अभी एमपी यूपी और हरियाणा में वैकेंसीज आई है। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेज अवेलेबल है। इस कोर्स में भी दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपए। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी दोस्तों राजस्थान में भी आई है, जिसकी क्लासेस भी आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए क्लासेस अवेलेबल है। इस कोर्स में भी आपको दोस्तों 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। होम डिलीवरी भी दोस्तों अवेलेबल है। और साथ ही में इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 7100 रुपए। और दोस्तों, सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है जो एनटीए नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड लैब असिस्टेंट पीजीटी सेट या स्कूल व्याख्याता कॉलेज लेक्चरर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए है। इस सभी में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र 299। और इस टेस्ट सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे और यूनिट अनुसार टेस्ट लिए जाएंगे। प्रत्येक 50 प्रश्न होंगे जिनको आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा। साथ ही में परीक्षा की योजना के अनुसार टेस्ट लिए जाएंगे। कुल 10 टेस्ट होंगे जिन्हें भी आपको व्याख्या से ही सॉल्व करवाया जाएगा, और सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ, और अपनी तैयारी को बेहतर से बनाइए। चलिए दोस्तों, तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन या फिर थर्मल इन्वर्जन से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य में जुलाई की समताप रेखाओं की प्रवृत्ति कैसी होगी? ध्रुवों की ओर मुड़ाव, भूमध्य रेखा की ओर मुड़ाव, सीधी या टेढ़ी मेढ़ी? जुलाई के महीने में समताप रेखाओं की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार की होगी? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य जुलाई की समताप रेखाओं की प्रवृत्ति कैसी होगी? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। समताप रेखाएं क्या होती है? चलिए देखते हैं दोस्तों, समताप रेखाएं क्या होती है दोस्तों? आइसोथर्म्स लाइन, अर्थात समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा ही समताप रेखा कहलाती है। तो दोस्तों, आइसोथर्म क्या होती है? आइसोथर्म लाइन समान टेम्परेचर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा ही समान तापमान रेखा कहलाती है।
तो दोस्तों इसका भी वितरण उत्तरी गोलार्ध में अलग पाया जाता है, दक्षिण गोलार्ध में इनका वितरण अलग पाया जाता है। जैसे कि हम मान ले ग्लोब है, ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश पर हमें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके उत्तर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दक्षिण में सदर्न हेमिस्फीयर माना जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यह सदर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों हमें पता है कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड की प्रधानता होती है। दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड की प्रधानता होती है। तो स्थल खंड दोस्तों हमें पता है स्थल जल की अपेक्षा शीघ्रता से ठंडे भी होते हैं और शीघ्रता से गर्म भी हो जाते हैं। तो समान तापमान वाले स्थानों को भी इसी प्रकार से यहाँ पर अंकित किया जाता है। तो जैसे कि हम मान लें कि उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ अंकित किया गया है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के जुलाई के समय दोस्तों सूर्य उत्तरायण होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है। जुलाई के महीने में सूर्य उत्तरी गोलार्ध सीधा चमकता है, जिस कारण समताप रेखाएं भी उसी का अनुसरण करती हैं। तो दोस्तों सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकेगा तो टेम्परेचर उत्तरी गोलार्ध में अधिक होगा, टेम्परेचर उत्तरी गोलार्ध में अधिक होगा तो समताप रेखाएं भी पास पास में खींची जाएगी। हमें पता है कि समताप रेखाएं जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतनी ही पास पास समताप रेखाएं खींची जाती है, और टेम्परेचर कम होगा तो समताप रेखाएं भी दूर दूर खींची जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन में है कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य में जुलाई की अपेक्षा अर्थात जुलाई में समताप रेखाओं की प्रवृत्ति क्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है, जुलाई के महीने में समताप रेखाओं की स्थिति ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। कैसे दोस्तों, जुलाई के महीने में दोस्तों सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 30 डिग्री टेम्परेचर मान लेते हैं तो हमें पता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम है, तो समान तापमान इसको कहाँ पे मिलेगा। तो समान तापमान के लिए दोस्तों ये उत्तर की ओर ही मुड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर स्थल है, बीच में अगर जल राशि आ जाती है तो यहाँ पर ये समताप रेखाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, परंतु दक्षिण में मुड़ने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर दोस्तों हमें उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, दक्षिण गोलार्ध में जुलाई के महीने में नहीं मिलेगा, तो इस कारण यह ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। इसीलिए दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों पर अर्थात स्थलीय भागों के मध्य जुलाई की समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उसके अक्षांशीय औसत तापमान के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तापीय व्युत्क्रमण, तापीय विसंगति, अक्षांशीय विसंगति या तापीय अनुकूलता। बताइए दोस्तों, किसी स्थान विशेष के औसत तापमान और उसी स्थान अर्थात अक्षांश के औसत तापमान के बीच अंतर को क्या कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। किसी स्थान विशेष के औसत तापमान और अक्षांशीय औसत तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं तापीय विसंगति या इसी को बोलते हैं थर्मल एनोमली। अर्थात किसी स्थान के तापमान था औसत तापमान और उसी स्थान था अक्षांशीय औसत तापमान के मध्य अंतर को तापीय विसंगति कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों हम नॉर्वे पे देख सकते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में अर्थात आर्कटिक सागर के पास में शीत क्षेत्रों के अंतर्गत माना जाता है, परंतु नॉर्वे के अंतर्गत एक स्थान आता है जो एक गर्म स्थान है, परंतु उसका अगर संपूर्ण अक्षांश की बात की जाए तो उस संपूर्ण अक्षांश पर उच्च तापमान न मिलने के कारण उच्च तापमान नहीं मिलता, परंतु वहां पर निम्न तापमान पाया जाता है। इसका कारण ही दोस्तों तापीय विसंगति है, अर्थात उस स्थान के औसत तापमान और उसके अक्षांशीय औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति कहा जाता है। तापीय व्युत्क्रमण दोस्तों थर्मल इन्वर्जन, जब
ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय जब तापमान बढ़ने लगता है उसी को तापीय व्युत्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर या दक्षिण की ओर झुकी मिली है। इसका मतलब कौन से क्षेत्रों में ये ऐसी स्थिति मिलती है? एशियाई भूखंड पर, ऑस्ट्रेलिया में, अटलांटिक महासागर पर या हिंद महासागर पर। ग्रीष्म और शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ी हुई होती है। कौन से स्थान पर ऐसा होता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। अभी हमने समताप रेखाओं के बारे में समझा था दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर लगाकर भी देख सकते हैं कि कहाँ पर मतलब समताप रेखा या आइसोथर्म लाइंस उत्तर और दक्षिण की तरफ अधिक मुड़ी हुई मिलती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर है एशियाई भूखंड। क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर और दक्षिण की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। अर्थात इस प्रकार इनका स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों हमें पता है कि जहाँ पर टेम्परेचर जहाँ पर ज्यादा होगा समताप रेखाएं पास पास होगी, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहां पर समताप रेखाएं दूर दूर होगी। और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अर्थात दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाओं में विसंगतियां ज्यादा पाई जाती है, अर्थात इनमें इन्वर्जेंस या फिर इनमें विभिन्नताएं ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की अपेक्षा जल की प्रधानता है। तो क्या ऑप्शंस में देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भी दक्षिणी गोलार्ध में है। अटलांटिक महासागर एक जलीय राशि है दोस्तों, जलीय राशि में समताप रेखाएं सीधी चलती है, वहां पर उनमें मुड़ाव नहीं पाया जाता इतना। हिंद महासागर दोस्तों एक जलीय राशि है। तो एशियाई भूखंड स्थल की प्रधानता के कारण यहाँ पर टेम्परेचर भी कम ज्यादा देखने को मिलता है, इसी के साथ समताप रेखाएं भी यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्रुवों के समीप जल का तापमान कितना अंकित किया जाता है? ध्रुवों के समीप जल का तापमान कितना अंकित किया जाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्रुवों के समीप जल का तापमान कितना अंकित किया जाता है? ऑप्शंस बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने आंसर्स दोस्तों नोट करते जाइए, तभी आपको अपनी लेवल पता रहेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है अभी। तो इसका आंसर है दोस्तों, ध्रुवों के समीप जल का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। 0 डिग्री होगा दोस्तों तो ये जल नहीं रहेगा, ये जल हिमकणों में परिवर्तित हो जाता है। तो औसत तापमान जल का 2 डिग्री अर्थात ध्रुवों के समीप जल का औसत तापमान 2 डिग्री पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का क्या कारण है? समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का क्या कारण है? अभिवहन, विकिरण, संवहन या संचालन। समुद्र तट के समीप कोहरे के निर्माण का क्या कारण है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। समुद्र तट के समीप कोहरे का निर्माण क्यों होता है? किस कारण से कोहरा होता है? चलिए देखते हैं दोस्तों, समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण के लिए अभिवहन की प्रक्रिया उत्तरदायी है। इसी को दोस्तों हम एडवेक्शन भी कहते हैं, अर्थात जब वायु का क्षैतिज स्थानांतरण होता है उसी प्रक्रिया को अभिवहन कहते हैं। तो दोस्तों क्षैतिज स्थानांतरण होगा तो वायु अपने साथ अर्थात जहां से वह गुजर रही है उस स्थान की विशेषताओं को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी और वहां से वो उस विशेषताओं को लेकर आगे प्रवाहित होती है। जैसे कि समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण के लिए भी अभिवहन प्रक्रिया उत्तरदायी है, क्योंकि हमें पता है कि समुद्र के समीप सम जलवायु पाई जाती है, परंतु स्थल समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म और अधिक ठंडा जल्दी से होता है। तो जब स्थल अधिक गर्म अर्थात समुद्र की अपेक्षा गर्म होगा तो यहाँ से गर्म पवने अर्थात अभिवहन की क्रिया होगी और यहाँ से जो पवने प्रवाहित होगी
वो गर्म पवनें होगी और समुद्र के पास जाकर यहाँ पर कोहरे का निर्माण कर लेगी, क्योंकि यहाँ समुद्र की अपेक्षा स्थल की पवनें गर्म है, और जब गर्म और ठंडी पवनें मिलेगी तो कोहरे का निर्माण होगा। इसी कारण अभिवहन की प्रक्रिया समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। संवहन दोस्तों पवनों का या वायु का क्षैतिज स्थानांतरण संवहन कहलाता है, जिससे बारिश होती है तथा पवनें ऊपर उठकर संघनित होगी और बादलों का निर्माण करेगी और उसी से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापक्रम व्युत्क्रमणता का अर्थ क्या होता है? तापीय व्युत्क्रमण या थर्मल इन्वर्जन या तापीय प्रतिलोमन का क्या अर्थ है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान का अपरिवर्तित होना, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा अर्थ तापीय व्युत्क्रमण के लिए या तापीय विलोमता के लिए या थर्मल इन्वर्जन के लिए बताया गया है? तो आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। थर्मल इन्वर्जन क्या होता है दोस्तों? थर्मल इन्वर्जन और नॉर्मल लैप्सरेट या सामान्य पतन दर में क्या अंतर है? सामान्य पतन दर दोस्तों जब हम ऊंचाई के साथ ऊपर बढ़ते जाते हैं या ऊंचाई के साथ तापमान में अगर कमी होती है, उसी को दोस्तों सामान्य ताप पतन दर या नॉर्मल लैप्सरेट कहते हैं। परंतु थर्मल इन्वर्जन में या तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण में जब जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान घटने की जगह बढ़ता है, उसी प्रक्रिया को थर्मल इन्वर्जन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऊंचाई में वृद्धि के साथ अगर तापमान में भी वृद्धि होती है उसी को तापीय व्युत्क्रमणता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से होने वाले ऊष्मा के विकिरण को क्या कहते हैं? प्रकाशीय विकिरण, ग्रहीय विकिरण, सौर विकिरण या पार्थिव विकिरण? पृथ्वी से होने वाले ऊष्मा के विकिरण को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। पृथ्वी से होने वाले ऊष्मा के विकिरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमें पता है पृथ्वी से जो रेडिएशन पुनः अंतरिक्ष में लौटता है उसी को पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी का पार्थिव विकिरण कौन से तरंगों के माध्यम से होता है दोस्तों? इनकी वेवलेंथ होती है दोस्तों लॉन्ग वेवलेंथ होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में पृथ्वी से ऊष्मा का विकिरण होता है, इसी को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। और दोस्तों जो सूर्य से हमें किरणें प्राप्त होती है इनका वेवलेंथ शॉर्ट होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में हमें सूर्य से आने वाली किरणें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण गोलार्ध की समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध की समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा कैसी होती है? सीधी होती है, मुड़ी हुई होती है, उन्नतोदर होती है या नतोदर होती है? थर्ड, दक्षिणी गोलार्ध की समताप रेखाएं कैसी पाई जाएगी? आंसर बताइए दोस्तों। अभी बताया था इसमें हमने दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं सीधी होती है। इसका कारण है दोस्तों जल की अधिकता के कारण वहां पर समताप रेखाओं में विभिन्नता नहीं पाई जाती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता होने के कारण वहां पर टेम्परेचर में भी विभिन्नता पाई जाती है और इसी के साथ वहां पर समताप रेखाएं भी टेढ़ी मेढ़ी या मुड़ी हुई पाई जाती है। परंतु समुद्रों की प्रधानता या फिर जल की प्रधानता होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की समताप रेखाएं सीधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में ऊष्मा के क्षैतिज संचरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल में ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में आंसर। एक ही क्वेश्चंस को बार बार दोस्तों घुमा के पूछा जाता है तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी हमने इसको सॉल्व किया था दोस्तों। वायुमंडल में ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण को दोस्तों अभिवहन या एडवेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अक्षांश पर सूर्य ताप भूमध्य रेखा के तापक्रम का
आधा हो जाता है? 23.5 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर, या फिर 90 डिग्री पर? कौन से अक्षांश पर सूर्य ताप भूमध्य रेखा के तापक्रम का आधा हो जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। कौन से अक्षांश पर सूर्य ताप भूमध्य रेखा के तापक्रम का आधा पाया जाएगा? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। 0 डिग्री अक्षांश पर दोस्तों विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर हमें पता है कि सूर्य लंबवत चमकता है और सर्वाधिक ताप भी यहीं पर पाया जाता है। परंतु जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं अर्थात सूर्य अथवा भूमध्य रेखा से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य का ताप भी हमें कम प्राप्त होता है। इसका कारण दोस्तों एक तो तिरछापन था सूर्य किरणों का आपतन कोण या फिर इनका तिरछापन, जिस कारण 90 डिग्री पर तो दोस्तों लगभग 4 गुना से भी कम अर्थात 0 डिग्री पर जितना सूर्य ताप पाया जाता है उसका 4 गुना से भी कम तापमान 90 डिग्री पर पाया जाता है अर्थात 0 या फिर बहुत कम तापमान पाया जाता है। परंतु दोस्तों जहां पर भूमध्य रेखा के तापक्रम का भाग आधा हो जाता है अर्थात लगभग 50 से 55% सूर्य ताप कहां पर प्राप्त होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है 66.5 डिग्री अक्षांशों पर सूर्य ताप भूमध्य रेखा के तापक्रम का आधा पाया जाता है। यहीं पर दोस्तों इसका लगभग 52% सूर्य ताप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं। एडियाबेटिक कूलिंग किसे कहते हैं? जब ऊंचाई के साथ ताप वृद्धि होती है, जब ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, जब ऊंचाई के साथ तापमान स्थिर हो जाता है, या फिर दाब परिवर्तन के साथ हवा का ठंडा होना। कौन सी प्रक्रिया एडियाबेटिक कूलिंग की प्रक्रिया है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। एडियाबेटिक कूलिंग क्या होती है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों एडियाबेटिक या फिर इसी को रुद्धोष्म प्रक्रिया भी कहते हैं। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है? जब किसी भारी माध्यम से ऊष्मा लिए बिना और अपनी ऊष्मा या फिर उसकी ऊष्मा दिए बिना उसे, या फिर बाहर से किसी माध्यम से ऊष्मा लिए बिना अगर टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रक्रिया को रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एडियाबेटिक कूलिंग होती है। एडियाबेटिक कूलिंग किसे कहेंगे? तो दोस्तों ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, उसको दोस्तों तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है या थर्मल इन्वर्जन कहा जाता है। थर्मल इन्वर्जन ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि थर्मल इन्वर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी है ऊंचाई के साथ तापमान कम होना। तो दोस्तों इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं या सामान्य तापपतन दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है ऊंचाई के साथ तापमान स्थिर हो जाना, और ऑप्शन नंबर डी है दाब परिवर्तन के साथ हवा का ठंडा होना ही एडियाबेटिक कूलिंग कही जाती है। तापमान का कम होना ही एडियाबेटिक कूलिंग कही जाती है। रुद्धोष्म कूलिंग या फिर एडियाबेटिक कूलिंग ना किसी अन्य माध्यम से ऊष्मा ले और ना ही उससे ऊष्मा दे, फिर भी उसके ताप में परिवर्तन हो जाए, तो इसका एक ताप में परिवर्तन होने का कारण है दोस्तों दाब में परिवर्तन। जब प्रेशर में चेंज होगा उच्च प्रेशर था हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगे तो टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। तो इसी को हम कूलिंग में क्या होता है दोस्तों ठंडा होना। जब टेम्परेचर प्रेशर उस पे हवा में प्रेशर होगा तो वहाँ प्रेशर की वजह से उसके तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी तो दोस्तों गर्म होगी और गर्म होने उसके तापमान में वृद्धि होगी। परंतु जब यह सिकुड़ने से तो उसके तापमान में वृद्धि, परंतु जब वह फैलेगी
तो उससे तापमान जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी तब फैलेगी, उसका फैलाव होगा, उससे उसके दाब में भी परिवर्तन होगा। उसके दाब में परिवर्तन होने से जब फैलेगी तो संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है, मतलब उस वहां से वह गुप्त ऊष्मा रिलीज होगी, उससे उसका टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। टेम्परेचर में परिवर्तन दोस्तों हाई नहीं होगा, परंतु टेम्परेचर लो होगा, और टेम्परेचर लो होगा तो इससे हवा ठंडी होगी, और इसी को दोस्तों एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं। अर्थात दाब परिवर्तन के कारण ही उसके तापमान में कमी होना एडियाबेटिक कूलिंग या रुद्धोष्म में ताप दर ह्रास दर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का सामान्य पतन 12 किलोमीटर बाद अचानक रुक जाता है, वह समताप मंडल का क्षेत्र आता है। यह धारणा कब और किसने दी थी? डेजराइन ने 1899 में, डेजराइन ने 1819 में, डिवोट ने 1809 में, या फिर डिवोट ने 1822 में? किसने ताप का सामान्य पतन 12 किलोमीटर बाद अचानक रुक जाता है और समताप मंडल का क्षेत्र आ जाता है, यह धारणा दोस्तों डेजराइन ने 1889 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाच्छादित प्रदेशों में सर्दी की लंबी रातों में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली कौन सी विलोमता है? धरातलीय विलोमता, तापीय विलोमता, संपर्कीय विलोमता या उच्च धरातलीय विलोमता? हिमाच्छादित क्षेत्रों में शीतकालीन लंबी रातों में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली विलोमता कौन सी होती है? तो दोस्तों तापीय विलोमता या तापीय प्रतिलोमन या फिर थर्मल इन्वर्जन। जब ऊंचाई के साथ ऊंचाई में वृद्धि होगी वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होगी, इसी प्रक्रिया को तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है। इसकी दोस्तों कुछ विशेषताएं था, कहाँ पर ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जहां पर यह प्रक्रिया लागू हो। तो दोस्तों जहां पर स्वच्छ आकाश होगा वहां पर तापीय प्रतिलोमन प्रक्रिया जारी होगी। जहां पर मेघ रहित बादल होंगे अर्थात स्वच्छ आकाश होगा, मेघ रहित बादल होंगे, परंतु हिमाच्छादित क्षेत्र होगा, वहां की वायु शांत होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों तापीय प्रतिलोमन की स्थिति विकसित होती है। तो यह दोस्तों सर्दी की लंबी रातों में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली विलोमता धरातलीय विलोमता होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धरातलीय विलोमता। हिमाच्छादित क्षेत्रों में दोस्तों ठंडे क्षेत्रों में सर्दी की लंबी रातें हमें पता है कि दिन की अवधि भी टेम्परेचर को प्रभावित करती है। जहां पर दिन की अवधि ज्यादा होगी वहां पर अधिक टेम्परेचर होगा, जहां पर दिन की अवधि कम होगी वहां पर टेम्परेचर सूर्य से आने वाली किरणों से प्राप्त तापमान कम प्राप्त होगा। तो दोस्तों शीत तथा सर्दियों में हमें पता है कि दिन की अवधि छोटी होती है जिससे हमें सूर्य से आने वाले ताप की प्राप्ति भी कम होती है। तो दोस्तों रात्रि में जब हिमालय क्षेत्रों में जब लंबी रातें होगी दिन की अवधि छोटी है तो वहां पर धरातलीय विलोमता पाई जाती है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों दिन में दोस्तों सूर्य की प्राप्ति कम प्राप्त होगी और रात्रि में हमें पता है पार्थिव विकिरण के द्वारा हमें जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उन्हीं को हमें वापस पुनः लौटा दिया जाता है। तो दोस्तों जितनी सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होगी रात्रि में उन्हें पार्थिव विकिरण के द्वारा पुनः लौटा दिया जाता है। तो दोस्तों हिमाच्छादित प्रदेशों में सर्दी की लंबी रातों में अर्थात यहाँ पर हिम हिम अर्थात ठंडे क्षेत्रों के कारण पार्थिव विकिरण के दौरान वापस की गई विकिरित की गई ऊष्मा यहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों तापमान प्रतिलोमन ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है अर्थात यहाँ से वायु का स्थानांतरण हो जाता है और यहाँ पर जाकर यहाँ गर्म तापमान या उच्च तापमान विकसित हो जाता है। तो दोस्तों हिमाच्छादित प्रदेशों में सर्दी की लंबी रातों में सर्वाधिक रूप से धरातलीय विलोमता पाई जाती है अर्थात धरातल ठंडा हो जाता है और ऊपर जाने पर यहाँ पर उच्च तापमान अर्थात गर्म तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चक्रवाती विलोमता मुख्य रूप से पाई जाती है। चक्रवाती विलोमता कहाँ पर पाई जाती है? उष्ण चक्रवात में, शीतोष्ण चक्रवात में, प्रति चक्रवात में या सभी में? चक्रवाती विलोमता मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों, चक्रवाती विलोमता कहाँ पर पाई जाती है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। चक्रवाती विलोमता दोस्तों मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय अथवा शीतोष्ण चक्रवातों में पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात दोस्तों लगभग 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। अर्थात ध्रुवों से आने वाली पूर्वा पवने या ठंडी पवने और उपध्रुवीय क्षेत्रों से जाने वाली गर्म या उप क्षेत्रों से जाने वाली गर्म पवने जब आपस में मिलती है तो वाताग्र का निर्माण होता है। और वाताग्र के निर्माण से दोस्तों शीतोष्णता चक्रवातों का निर्माण होता है और इनका क्षेत्र दोस्तों 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। इसी कारण इन्हें शीतोष्ण या टेम्परेट चक्रवात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक प्रतिलोमनता घटित होती है। यांत्रिक प्रतिलोमता घटित होती है धरातल पर, उच्च धरातल पर, वायुमंडल में या कहीं नहीं। कहाँ पर यांत्रिक प्रतिलोमता विकसित होती है या घटित होती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। यांत्रिक प्रतिलोमता कहाँ पर घटित होती है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। यांत्रिक प्रतिलोमता दोस्तों धरातल पर विकसित होती है। अर्थात सॉरी दोस्तों, यांत्रिक प्रतिलोमनता या फिर इसी को फिजिकल इन्वर्जन भी कहा जाता है, यह कहाँ पर घटित होती है? सॉरी, मैकेनिज्म इन्वर्जन यह वायुमंडल के ऊपरी भाग में विकसित होती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में विकसित होने वाली प्रतिलोमनता यांत्रिक प्रतिलोमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान व्युत्क्रमण के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी या फिर अनुकूल नहीं है? शांत हवा, शुष्क हवा, मेघरहित आकाश या मेघयुक्त आकाश? कौन सी इनमें तापीय प्रतिलोमन या फिर तापीय व्युत्क्रमण के लिए उपयुक्त परिस्थिति नहीं है? बताइए दोस्तों, तापीय व्युत्क्रमण के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होती है? अभी हमने इसको पिछले क्वेश्चंस में बात की थी। तो बताइए दोस्तों, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, मेघ रहित बादल होने अथवा मेघ रहित आकाश होना चाहिए, शांत वायु होनी चाहिए, ठंडी शीतकालीन रातें होनी चाहिए, हिमाच्छादित क्षेत्र होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों इनमें शांत वायु तापीय प्रतिलोमन के लिए अनुकूल परिस्थिति है, शुष्क वायु होनी चाहिए, मेघ रहित आकाश होना चाहिए, मेघ युक्त आकाश नहीं दोस्तों, मेघ युक्त आकाश नहीं होने चाहिए, बल्कि हिमाच्छादित क्षेत्रों में लंबी शीतकालीन रातें होनी चाहिए, शुष्क पवन होनी चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए। ये सभी परिस्थितियां तापीय व्युत्क्रमण के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की अस्थिरता से उत्पन्न विलोमता क्या कहलाती है? वायुमंडल की अस्थिरता से उत्पन्न विलोमता क्या कहलाती है? तापीय विलोमता, संपर्कीय विलोमता, यांत्रिक विलोमता या वायुमंडलीय विलोमता? कौन सी तापीय या वायुमंडल की अस्थिरता से उत्पन्न विलोमता पाई जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों, वायुमंडल की अस्थिरता से उत्पन्न विलोमता यांत्रिक विलोमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु राशि के ऊर्ध्वाधर संचालन में कौन सी विलोमता होती है? तापीय विलोमता, संपर्कीय विलोमता, यांत्रिक विलोमता या वायुमंडलीय विलोमता? वायु राशि के ऊर्ध्वाधर संचलन के लिए कौन सी विलोमता होती है? तो दोस्तों वायु राशि के ऊर्ध्वाधर संचालन के लिए यांत्रिक विलोमता को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम तापमान दिन में अंकित किया जाता है। कौन से समय में अधिकतम तापमान दिन में अंकित किया जाता है? अपराह्न में, प्रातः काल में, दोपहर के समय या संध्या काल में? किस समय अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है या इंगित किया जाता है? अपराह्न में, प्रातः काल में या अपराह्न दोपहर के समय या फिर संध्या काल में? बताइए दोस्तों, किस समय सर्वाधिक तापमान
या सूर्य से आने वाले ताप की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अधिकतम तापमान हमें दिन में, अपराह्न तथा दोपहर में प्राप्त किया जाता है। इसमें भी दोस्तों लगभग 12 बजे से 2 बजे के मध्य सर्वाधिक ताप की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करती है। तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करती है समताप रेखाएं, समताप रेखाएं, समवृष्टि रेखाएं या समोच्च रेखाएं। कौन से इनमें तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करती है? बताइए दोस्तों। तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाली रेखाएं समताप रेखा या आइसोथर्मल लाइंस कहलाती हैं। इसी तरह दोस्तों समदाब रेखाएं समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है, या और समवृष्टि रेखा दोस्तों समान वर्षा वाले या समान मेघ या समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवृष्टि आइसोनेफ कहलाती है। समोच्च दोस्तों समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। तो समान तापमान वाले स्थानों या फिर तापमान के क्षैतिज वितरण को समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समदाब रेखाएं दोस्तों आइसोबार, इन्हीं को समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाले था आइसोबार कहा जाता है। आइसो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली, और आइसोहाइट दोस्तों समोच्च रेखा और समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाच्छादित आकाश के समय दैनिक तापांतर होता है। मेघाच्छादित आकाश के समय दैनिक तापांतर कितना होता है? अधिक होता है, कम होता है, बहुत अधिक होता है या कुछ भी नहीं होता है? मेघाच्छादित आकाश के समय दैनिक तापांतर कैसा होगा? जब आकाश तथा वायुमंडल में मेघ छाए रहेंगे तो उसके समय दैनिक तापांतर कैसा प्राप्त होगा? हमें कम प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा, बहुत अधिक प्राप्त होगा या फिर कुछ भी नहीं था, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों जब बादल छाए रहेंगे या मेघ आच्छादित आकाश रहेगा तो दैनिक तापांतर हमें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें स्वतः अर्थात प्रत्यक्ष रूप से या फिर पूर्णतः सतह पर नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण वहां का तापांतर या तापमान भी कम होगा और दिन के तापमान और रात्रि के तापमान के मध्य का अंतर भी कम पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान में एडियाबेटिक बदलाव किस कारण होता है? तापमान में एडियाबेटिक बदलाव किस प्रकार होता है? रुद्धोष्म परिवर्तन किस कारण से होता है? दाब में बदलाव, हवा में सिकुड़न और फैलाव के कारण, तेज विकिरण या तेज हवाओं के कारण। किस कारण तापमान में एडियाबेटिक बदलाव होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। देख के आंसर देना है दोस्तों आराम से। माइनर चेंज है और ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है इसमें। एडियाबेटिक कूलिंग हमने देखी थी अभी, और यहाँ पर दोस्तों केवल एडियाबेटिक चेंज के लिए पूछा जा रहा है। तो एडियाबेटिक चेंज किस कारण से होता है? तापमान में एडियाबेटिक चेंज, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन किसे कहते हैं? ना किसी अन्य माध्यम से ऊष्मा लिए बिना और ना अपनी ऊष्मा दिए बिना अगर टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है उसी को एडियाबेटिक परिवर्तन या बदलाव कहा जाता है। तो दोस्तों दाब में बदलाव, हवा में सिकुड़न और फैलाव, तेज विकिरण, तेज हवाएं। तो दोस्तों हवा में सिकुड़न और फैलाव से एडियाबेटिक बदलाव होता था। तापमान में एडियाबेटिक बदलाव का कारण हवा में सिकुड़न और फैलाव होता है। तो अभी हमने देखा है दोस्तों, अगर हवा सिकुड़ेगी तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी, और टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो उसके दाब में वृद्धि होगी, दाब में वृद्धि होगी तो दोस्तों वह हवा ठंडी होगी, और जब
फैलाव से दोस्तों दोस्तों ताप में वृद्धि होगी तो हवा गर्म होगी, और फैलाव से दोस्तों हवा फैलेगी, उसका गुप्त ऊष्मा रिलीज होगी, और गुप्त ऊष्मा के रिलीज होने से उसके टेम्परेचर में कमी होगी। तो इसी को दोस्तों एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं, और इसे एडियाबेटिक हीट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? मध्य महाद्वीपीय भाग में, पर्वत शिखर पर, सागर तट पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कहाँ पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है? तो देखते हैं दोस्तों, दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा दोस्तों? पर्वत शिखर पर नहीं दोस्तों, सागर तट पर दोस्तों सम जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों मध्य महाद्वीपीय भागों में दैनिक तापांतर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, अर्थात ना तो दिन में तापमान में परिवर्तन ज्यादा होता है, और ना ही रात्रि के तापमान में ज्यादा परिवर्तन होता है। समान तापमान दोनों क्षेत्रों पर। दोस्तों सर्वाधिक तापमान अर्थात दिन का सर्वाधिक तापमान और रात्रि का सर्वाधिक तापमान तथा न्यून तापमान, उनके मध्य का अंतर मध्य महाद्वीपीय भागों में ही सर्वाधिक पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों हम डेजर्ट्स को मान सकते हैं, मरुस्थली को। मरुस्थलों में भी दोस्तों दिन का सर्वाधिक तापमान और रात्रि के न्यूनतम तापमान के मध्य का अंतर सर्वाधिक पाया जाता है। दिन में अत्यधिक उष्ण टेम्परेचर अर्थात अत्यधिक तेज तापमान, और रात्रि में उसी स्थान पर न्यून तापमान को अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक उच्च तापमान कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, अजीजिया में, बोस्टन में, या फिर जॉर्डन में? कहाँ पर सर्वाधिक उच्च तापमान पाया जाता है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक उच्च तापमान अफ्रीका में स्थित अल अजीजा में पाया जाता है। अफ्रीका में स्थित अल अजीजा में विश्व का सर्वाधिक उच्च तापमान अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, सघन कोहरे का प्रमुख कारण क्या है? धरातलीय सतह वाले तापमान की विलोमता, ऊर्ध्वगामी तापमान की विलोमता, चक्रवातीय तापमान की विलोमता, या ऊपरी वायु में तापमान की विलोमता? कौन सा इनमें सघन कोहरे का प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धरातलीय सतह वाले तापमान की विलोमता ही सघन कोहरे के निर्माण के लिए का प्रमुख कारण है। तो चलिए दोस्तों तापीय व्युत्क्रमण या थर्मल इन्वर्जन से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आज कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक इसी तरह आप अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, और आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर ऑफर्स का तथा विद्यास्थली बैच, रिसर्चर बैच का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू दोस्तों।